हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुधिर का थक्का बनना। आपने देखा होगा हमारे जीवन के अनेक पलों में हमेशा देखते हैं कि जब कोई चोट लगती है या घाव लगता है, चोट या घाव लगता है उस स्थान पर कुछ समय के पश्चात में वहाँ पर गहरे भूरे रंग का या लाल रंग का जो है वो जाल बन जाता है। और ये जाल होता है, उसके ऊपर फाइब्रिन तंतु दिखाई देते हैं और ये फाइब्रिन तंतु जालनुमा संरचना का निर्माण करके और कुछ समय पश्चात रुधिर है वो बाहर की ओर स्रावित होने से रुक जाता है। उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, थक्का बनना कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि आपने कभी सोचा होगा कि जो है वो बाहर की ओर निकलने के बाद में ये रुधिर है वो किस प्रकार से जाल या जो है ऊपर की ओर जेल संरचना बना लेता है, जिससे रुधिर का बहिस्राव रुक जाता है। तो उस बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रुधिर का जो थक्का बनना या रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि है, ये सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो ये पिछले सालों में भी बोर्ड के एग्जाम में भी आपको पूछा गया है, तो इसलिए अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए थक्का बनना किसे कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे ये चोट या घाव लगने के फलस्वरूप होने वाली एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। इसमें क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे रुधिर वाहिनियों से रुधिर बाहर निकलने के पश्चात जेली समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है। किसके समान? जेली समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है। जेली समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है और इस जेली समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है। बाहर निकलने के पश्चात जेली समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। रुधिर का थक्का बनना कहा जाता है। तो जिसे हम रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे? रुधिर का थक्का बनना कहा जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जब भी चोट लगती है या घाव लगता है तो रुधिर वाहिनियों से बाहर निकलने के पश्चात एक जेली समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है और जिसे हम रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। और थक्के बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रुधिर स्कंदन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए थक्के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? थक्के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रुधिर स्कंदन कहा जाता है। रुधिर स्कंदन कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि रुधिर स्कंदन बाहर आने के बाद ही क्यों बनता है, इसका क्या कारण रहता है। तो ध्यान दीजिए जब तक रुधिर है वो रुधिर वाहिनियों के अंदर होता है, तो रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर होता है, उसमें रुधिर में उपस्थित जो स्कंदन कारक होते हैं वे निष्क्रिय रूप से उपस्थित होते हैं। यानी रुधिर वाहिनियों के अंदर बहते हुए रुधिर में विभिन्न प्रकार के स्कंदन कारक होंगे, वो निष्क्रिय अवस्था के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे ही रुधिर बाहर की ओर आता है तो ये सक्रिय होते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि रुधिर वाहिनियों में बहते हुए रुधिर में स्कंदन कारक होते हैं, वे स्कंदन कारक किस रूप में रहते हैं? निष्क्रिय अवस्था के रूप में होते हैं। स्कंदन कारक होंगे वे कैसे होते हैं? निष्क्रिय अवस्था के रूप में होते हैं। स्कंदन कारक कैसे होंगे? निष्क्रिय होते हैं। और ये स्कंदन कारक जैसे ही रुधिर है वो बाहर की ओर वायु के संपर्क में आता है तो सक्रिय होने प्रारंभ होते हैं और थक्का बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और थक्का बनने की प्रक्रिया होती है वह 13 स्कंदन कारकों से रेगुलेट होती हैं। यानी कुल कितने स्कंदन कारक होते हैं? 13 स्कंदन कारक होते हैं, जिनकी सहायता से थक्का बनने की प्रक्रिया है वह आपको जानना रेगुलेट होती हैं। और थक्का बनने की प्रक्रिया है यह एक प्रकार की सुरक्षात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा रुधिर के बहिस्राव को रोका जाता है एवं घाव वाले स्थान से सूक्ष्म जीव या रोगाणु होते हैं, उन रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोका जाता है।
यह प्रक्रिया होती है वह इस प्रकार से या निम्न प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जब ऊतकों की सतही होती है, जहाँ पर घाव लगता है वहाँ पर ऊतक सतही होंगे, और ऊतक सतही होंगे तो आप ध्यान देंगे तो रुधिर केशिकाएं टूटेगी, और वहाँ की रुधिर केशिकाएं टूटेगी तो रुधिर कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जो पट्टिकाणु होते हैं, बिंबाणु होते हैं, ये भी टूटेंगे। तो ऊतक सतही एवं बिंबाणु टूटने के फलस्वरूप इन दोनों से थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव होगा। इन दोनों से किसका स्त्राव होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वह मुक्त होता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होने के पश्चात में, यानी ऊतकीय थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं पट्टिकाणु थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, यह रुधिर स्कंदन कारक 7 एवं रुधिर स्कंदन कारक 9 है, उसकी उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय होकर के और कैल्शियम के साथ मिलकर, सक्रिय और किस अणु के साथ मिल जाएगा? कैल्शियम आयन के साथ में मिल जाता है, और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के और एक जटिल का निर्माण करते हैं, एक संकुल का निर्माण करते हैं, और इस संकुल को प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कहा जाता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक होता है, यह प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, ध्यान दीजिए, यह प्रोथ्रोम्बिन जो सक्रियक होगा वह प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय होता है, वह एंटी हिपेरिन एंजाइम के रूप में कार्य करता है। रुधिर वाहिनियों में जब तक रुधिर होता है वह तब तक रुधिर का थक्का नहीं जमता, क्योंकि उसमें हिपेरिन उपस्थित होता है, और हिपेरिन रुधिर वाहिनियों में रुधिर को थक्का जमने से रोकता है, और ये एंटी हिपेरिन एंजाइम के रूप में कार्य करेगा और थक्के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इसे हम प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम भी कहा जाता है। तो इस एंजाइम को प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम भी कह सकते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं? एंटी हिपेरिन एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह हेपेरिन एंजाइम के विपरीत कार्य करता है। अब ध्यान दीजिए कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बना है, यह प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कैल्शियम आयन एवं विटामिन के की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय प्रोटीन होता है, प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता है, उसको सक्रिय थ्रोम्बिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। तथा यह जो सक्रिय थ्रोम्बिन होगा वह सक्रिय थ्रोम्बिन आगे जाकर के फाइब्रिनोजन जो कि घुलनशील प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में उपस्थित होता है, उसको रुधिर स्कंदन कारक 13 एवं कैल्शियम की उपस्थिति में फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह फाइब्रिन अघुलनशील तंतुनुमा प्रोटीन होता है, जो कि घाव वाले स्थान पर जमा हो जाता है और कैल्शियम के साथ मिलकर के, और आप ध्यान देंगे, जाल का निर्माण कर लेगा, और इस जाल में रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं, जिससे थक्के का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? थक्का बनना कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि रुधिर के स्कंदन की या थक्का बनने की प्रक्रिया है, उसके चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, यह हमें रुधिर जो केशिका दिखाई दे रही है, और इस रुधिर केशिका है उसमें बाहर की ओर उपकला ऊतक उपस्थित होता है, और उपकला ऊतक होता है उसके नीचे की ओर उपकला की कोशिकाएं उपस्थित, रुधिर केशिका ऊतक उपस्थित होता है, और अंदर की ओर की जो वाहिका होती है उसके अंदर आरबीसी उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो इसमें WBC भी उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं? WBC उपस्थित होती हैं, तो WBC उपस्थित होगी। और इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे WBC के अतिरिक्त इसमें कौन सी, तो आप ध्यान देंगे प्लेटलेट्स या लसीकाणु होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। तो प्लेटलेट्स या लसीकाणु होंगे, ये इसमें उपस्थित होते हैं, और प्लेटलेट्स या लसीकाणु होते हैं, ये लसीकाणु इसमें उपस्थित होते हैं। इसके साथ में कौन सा? प्लेटलेट्स और लसीकाणु होते हैं WBC। अब देखो, जैसे ही घाव लगता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया? वाउंड लग गया, घाव लग गया, और घाव लगने के फलस्वरूप ये ऊतक क्या हुआ? क्षतिग्रस्त हुआ। ऊतक क्या हुआ? क्षतिग्रस्त हो गया, और ऊतक क्षतिग्रस्त होने से आप ध्यान देंगे यहाँ पर ऊतक क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया है, और ऊतक के क्षतिग्रस्त होने से और ऊतक क्षतिग्रस्त होने के साथ केशिका टूटेगी, और इससे पट्टिकाणु भी टूट जाते हैं। इससे पट्टिकाणु भी क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अब केशिका और पट्टिकाणु टूटने के फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो इन दोनों के क्षतिग्रस्त होने से यहाँ पर एक पदार्थ का स्त्राव होता है, और उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कहेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। तो इस प्रकार से थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या होता है? इसमें स्त्रावण होता है। तो यहाँ भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण होगा, और इससे भी किसका स्त्रावण होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण होता है। तो इस प्रकार से थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा वह स्त्रावित होता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्त्रावित होगा, वह थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाकर के ध्यान दीजिए, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसमें से ऊतक का क्षतिग्रस्त से थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा वह स्कंदन कारक 7 की उपस्थिति में। कौन सा स्कंदन कारक हमें ध्यान रखना है? स्कंदन कारक जो 7 होता है उसकी उपस्थिति में सक्रिय होगा, साथ में कैल्शियम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर स्त्रावित होता है
यह आगे जा कर के और आपको देखना है कैल्शियम तथा कैल्शियम के अतिरिक्त स्कंदन कारक 9th की उपस्थिति में क्या होता है, सक्रिय होता है। तो स्कंदन कारक कौन सा 9th होगा, उस सॉरी 10th, स्कंदन कारक 10th होगा, उसकी उपस्थिति में क्या हो जाएगा, सक्रिय होता है। अब स्कंदन कारक 10th की उपस्थिति में सक्रिय होने से किसका निर्माण हो जाएगा, तो आपको देखा कैल्शियम के साथ जुड़ने से एक जटिल का निर्माण हो जाएगा, एक संकुल का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक कहा जाता है। तो जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक कहा जाता है। यह प्रोथॉम्ब्रिन सक्रिय होता है, वह थॉम्ब्रिनेज एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। किस रूप में, प्रोथॉम्ब्रिनेज एंजाइम के रूप में कार्य करता है, या आप ध्यान देंगे यह एंटी हेपेरिन एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह प्रोथॉम्ब्रिन सक्रिय का निर्माण हो जाएगा। तो ये पहला अब चरण आप ध्यान देंगे, प्रोथॉम्ब्रिन को सक्रिय थॉम्ब्रिन यानी प्रोथॉम्ब्रिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण, यानी प्रथम चरण आपकी क्रियाविधि का कौन सा हो जाएगा, प्रोथॉम्ब्रिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। इसमें आप ध्यान देंगे कि प्रोथॉम्ब्रिन को सक्रिय करने वाले कारक होते हैं वह रुधिर के अंदर उपस्थित होते हैं, परंतु ये निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होते हैं। जैसे ही घाव लगता है तो वायु के संपर्क में आने के फलस्वरूप ये कारक होते हैं, ये सक्रिय होते हैं और सक्रिय होने के फलस्वरूप थक्का बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम घाव लगने वाले स्थान पर उत्तक के क्षतिग्रस्त होने एवं प्लेटलेट्स एवं लसीकणों के टूटने के फलस्वरूप थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण होता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदन कारक 7 एवं स्कंदन कारक 9 की उपस्थिति में कैल्शियम के साथ मिलकर के प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक या प्रोथॉम्ब्रिनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा। अब सक्रिय कारक बन गया कौन, प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक, और ये प्रोथॉम्ब्रिन सक्रिय कारक बना है। यह कारक आगे जाकर के प्रोथॉम्ब्रिन को क्या करेगा, थॉम्ब्रिन के रूप में परिवर्तित करेगा, सक्रिय करेगा। प्लाज्मा में उपस्थित होता है, तो ये प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ये कौन सा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो किस रूप में उपस्थित होता है, निष्क्रिय रूप में उपस्थित होता है। किस रूप में उपस्थित है, निष्क्रिय फॉर्म के रूप में उपस्थित है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रोथॉम्ब्रिन जो निष्क्रिय कारक के रूप में उपस्थित है वह आपको ध्यान रखना है किसकी उपस्थिति में, इस जो प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक है उसकी उपस्थिति में, यानी प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक होगा उसकी उपस्थिति में, और साथ में कैल्शियम की उपस्थिति में। प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक एवं कैल्शियम की उपस्थिति में यह प्रोथॉम्ब्रिन होगा वह थॉम्ब्रिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे थॉम्ब्रिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो थॉम्ब्रिन बन जाएगा। अब थॉम्ब्रिन बनने के बाद में तो दूसरा चरण आपको प्रोथॉम्ब्रिन का थॉम्ब्रिन में परिवर्तन। तो आप ध्यान देंगे प्रोथॉम्ब्रिन प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ये एक प्रकार का निष्क्रिय प्रोटीन है जो कि प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय थॉम्ब्रिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट अगला, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। अब प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक से प्रोथॉम्ब्रिन सक्रिय होकर के थॉम्ब्रिन का निर्माण हो गया। अब अगले चरण में क्या ध्यान देंगे आप, तो आपको देखना है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का परिवर्तन होगा। यानी आप ध्यान देंगे तो आपको एक और प्रोटीन ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है, फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित होता है। यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन किस रूप में उपस्थित होता है, घुलनशील प्रोटीन होता है। किस प्रकार का प्रोटीन होता है, घुलनशील प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता है। किस प्रकार का प्रोटीन है, ध्यान दीजिए, घुलनशील प्रोटीन है। और घुलनशील प्रोटीन होगा यह किसमें बदल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना अघुलनशील किसकी उपस्थिति में, तो आप ध्यान देंगे जो कि थॉम्ब्रिन बनाए इसकी उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, थॉम्ब्रिन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, थॉम्ब्रिन की उपस्थिति में। तथा कैल्शियम एवं आपको ध्यान रखना है यह होगा स्कंदन कारक 13 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, स्कंदन कारक जो कौन सा है, 13 है। इसे रोमन संख्या में स्कंदन कारकों को लिखा जाता है स्कंदन कारक 13 की उपस्थिति में। और किसमें बदल जाएगा, तो आप ध्यान देंगे फाइब्रिनोजन होगा वह तंतुनुमय संरचना बन जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, फाइब्रिन कहा जाता है। तो फाइब्रिन के रूप में बन जाता है, एकलक फाइब्रिन की तंतु बन जाते हैं, बहुत सारे तंतु बन जाते हैं। और यह कैसा होता है, अघुलनशील होता है।
तो यह कैसा होगा, अघुलनशील होता है, अघुलनशील फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब अघुलनशील फाइब्रिन है वह जहाँ पर घाव लगा था, जहाँ पर वाउंडिंग हुई थी, उस घाव वाले स्थान पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये मैंने हरे कलर का जो बनाया है ये क्या बनाया, फाइब्रिन बनाया है। तो इस प्रकार से फाइब्रिन होगा वह क्या कर लेगा, घाव वाले स्थान पर जमा हो जाएगा। और जमा होने के बाद में इस फाइब्रिन के साथ कौन जुड़ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है जो रक्त कणिकाएं होगी, यह रक्त कणिकाएं यहाँ पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाती हैं। तो रक्त कणिकाएं यहाँ पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाती हैं। अब रक्त कणिकाएं जमा होने के बाद में आप ध्यान देंगे कि ये रक्त कणिकाएं और फाइब्रिन दोनों मिलकर के और जेली समान संरचना का निर्माण कर लेंगे, और इस जेली समान संरचना को ही हम क्या कहते हैं, थक्का कहा जाता है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया, यह थक्का का निर्माण हो गया है, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से क्या बन गया, थक्का बन जाता है। तो आप ध्यान देंगे तीसरा, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्का निर्माण। तो आप ध्यान देंगे फाइब्रिनोजन एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा के अंदर घुलनशील होता है। यह जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगा, यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन थ्रोम्बिन, कैल्शियम एवं स्कंदन कारक 13 की उपस्थिति में फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अघुलनशील तंतुनुमा प्रोटीन होता है। और इसके एकलक तंतु होते हैं, वे तंतु घाव वाले स्थान पर जाल नुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। फाइब्रिन का क्या बन जाता है, पूरा जाल बन जाता है। और ये फाइब्रिन का जाल होगा, उस जाल में रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं, जिसके फलस्वरूप थक्का बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम थक्का बनना कहते हैं। अब थक्का बनने के बाद में ध्यान दीजिए कि थक्का बनने के बाद में हम देखते हैं कि जब थक्का बन जाता है तो उसके बाद में जहाँ थक्का बना उसके ऊपर एक रंगहीन तरल पदार्थ बाहर की ओर स्रावित होता है, और इस रंगहीन तरल पदार्थ स्रावित होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सीरम कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। और थक्का बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें समय कितना लगता है, 5 से 6 मिनट का समय लगता है।